नमस्कार। आज हम बात करना चाह रहे हैं एक नए अध्याय के बारे में और उस नए अध्याय का नाम है जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन का उदय। जैसा कि ये जो अध्याय है काफी महत्वपूर्ण है। 3-4 नंबर का प्रश्न आप लोगों को इस अध्याय में मिलेगा। 7वां अध्याय जन आंदोलन का उदय। और आज हम 3 जन आंदोलन के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। नंबर 1, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सबसे पहले हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है चिपको आंदोलन। उसके बाद में दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स, और तीसरा जो आपके आंदोलन है आज का वो होगा भारतीय किसान यूनियन का। भारतीय किसान यूनियन। 3 जन आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई एक जन आंदोलन आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक एक नंबर के भी काफी अच्छे प्रश्न इस अध्याय में से आप लोगों के बनने वाले हैं। तो 7वें अध्याय का भाग 1 है और इस भाग 1 में हम लोग चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक है आप लोगों के, पहला जो जन आंदोलन है वो है आपके चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के संदर्भ में दो बातें तो आप लोगों को याद रखनी है कि यह आंदोलन 1973 का है और दूसरा यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ। तीसरी बात याद रखो तो ठीक, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या थी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, जरा इस पे हम लोग प्रकाश डालना चाहें या इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करना चाहें तो 1973 की बात है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के 2-3 गांव के किसानों ने, जंगल में निवास करने वाले लोगों ने अपने कृषिगत औजारों का निर्माण करने के लिए वहां का एक पेड़ है जिसका नाम है अंगू का पेड़, उस पेड़ को काटने की इजाजत मांगी वन विभाग से। लेकिन वन विभाग ने उन्हें उस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद खेल सामग्री का निर्माण करने वाली एक कंपनी को व्यावसायिक उद्देश्य से उस क्षेत्र के कुछ इलाके को दे दिया गया। और जब उस खेल सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनी के लोग जब उस क्षेत्र के पेड़ों को काटने के लिए आए, तब अलग तरीके से, अलग ढंग से उन लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा करने का जो प्रयास किया, जो पारिस्थितिकी संतुलन का जो संदेश दिया, इसी को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो जरा कुछ बिंदु हम लोग लिख लेते हैं। 1973 में उस क्षेत्र के उत्तराखंड, जैसे कि लिख चुका हूं, अंगू का पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी वन विभाग से, लेकिन वन विभाग ने उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद एक खेल सामग्री निर्माण, खेल का सामान बनाने वाली, खेल सामग्री निर्माण करने वाली कंपनी को अंगू का पेड़ काटने की जब अनुमति दे दी या उस क्षेत्र के कुछ भूमि उनको दे दी गई, तो वहां के किसानों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। इसलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। बस ये इतनी सी कहानी है। राजस्थान में इस प्रकार का आंदोलन खेजड़ली 363 महिला और पुरुष अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में जो है बलिदान दिया उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के रूप में यदि आप लोगों से कोई आंदोलन पूछा जाता है तो आप लोगों का उत्तर होगा चिपको आंदोलन। लेकिन यह तो एक तरफा बात हुई। चिपको आंदोलन से और कौन सी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई? तो चिपको आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी, उन मांगों के बारे में यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो इनकी पहली जो मांग है, इस आंदोलन के नाते वहां के लोगों की जो पहली मांग थी वो कि विकास होना चाहिए, लेकिन पारिस्थितिकीय संतुलन, पारिस्थितिकीय
संतुलन बना रहना चाहिए। पारिस्थितिकीय संतुलन का मतलब है कि मानव जीवन के लिए जंगल भी जरूरी है, पेड़ पौधे भी जरूरी है, जीव जंतु भी जरूरी है। जब पेड़ पौधों को आप काट लोगे तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उस क्षेत्र के जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, तो पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा। तो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास होना चाहिए। पारिस्थितिकीय संतुलन सहित विकास होना चाहिए, सहित विकास होना चाहिए, यानी कि पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, इन्होंने आर्थिक मुद्दे भी उठाए, आर्थिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि जल, जंगल व जमीन, जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार की इन्होंने मांग की। इसके अलावा इस आंदोलन की बात करें तो इन लोगों ने कहा कि सरकार को लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। लघु उद्योगों को सरकार को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए, कम दर में जो है उनको जो है सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने भूमिहीन वन कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया, वन कर्मचारियों का मुद्दा उठाया कि उनको जमीनें आवंटित होनी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों ने न्यूनतम मजदूरी की बात भी उठाई, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी। अगला पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो नंबर 7, इन लोग, इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, और महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो इस संदर्भ में थी कि इन जंगलों में काम करने वाले किसानों को जो भूमाफिया थे, जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, वो शराब की आपूर्ति करते थे। इन महिलाओं ने उस शराब आपूर्ति का जबरदस्त विरोध किया। इनका मानना था कि इस क्षेत्र में इन भूमाफियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, भूस्वामियों के द्वारा इन लोगों को शराब की आपूर्ति करने से हमारे पुरुष जो है शराब की लत उनको लग रही है। तो इन महिलाओं के द्वारा, भूमाफियों द्वारा, भूमाफियों द्वारा जो शराब आपूर्ति की जाती थी, शराब आपूर्ति का विरोध किया, शराब आपूर्ति का विरोध किया। तो यह कुल मिलाकर इस आंदोलन के संदर्भ में जो है सारी महत्वपूर्ण जो मांगे थी उसको हम लोगों ने रख लिया। अब हम बात कर रहे हैं इस आंदोलन की उपलब्धि क्या है। चिपको आंदोलन की उपलब्धि यह थी कि सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगा दी, वनों की कटाई पर रोक लगा दी, रोक लगा दी ताकि हिमालयी क्षेत्र वापिस वनाच्छादित हो सके, वनाच्छादित हो सके। तो ये आपका पूरा चिपको आंदोलन का कॉन्सेप्ट वापिस रिवीजन की यदि हम लोग बातचीत करें, रिवीजन की हम लोग बात करें तो चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। छोटे से मुद्दे के कारण 1973 में उस क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोगों ने अंगू के पेड़ को काटने की इजाजत मांगी वन विभाग से ताकि वो कृषिगत औजारों का निर्माण कर सके, लेकिन वन विभाग ने इजाजत देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन ठीक कुछ समय बाद एक खेल सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनी को उस क्षेत्र की कुछ जमीन दे दी, और जब उस कंपनी के लोग पेड़ों को काटने के लिए आए तो उन गांवों के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। इसके कारण इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन की मुख्य मांगे थी कि पारिस्थितिकीय संतुलन को बिना नुकसान पहुंचाए विकास होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने मांग की कि जो है आर्थिक मुद्दों इन्होंने उठाए
कि हमारे क्षेत्र में जो आर्थिक पिछड़ापन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, वो दूर होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, ये इन्होंने मांग की। उस क्षेत्र के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की, न्यूनतम मजदूरी की बात की, वन कर्मचारियों के भूमिहीन का मुद्दा भी इस आंदोलन के तहत उठाया। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई सामाजिक मुद्दे भी इसमें उठे और महिलाओं ने विशेष रूप से शराब आपूर्ति का क्या किया, विरोध किया। लेकिन इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या थी? सरकार ने इस आंदोलन के बाद उस कंपनी का एग्रीमेंट तो समाप्त किया ही किया, साथ ही हिमालयी क्षेत्र में उस क्षेत्र से वनों को काटने पर 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया, ताकि इस क्षेत्र में वापस वनों से आच्छादित किया जा सके। चलिए, तो मुझे लगता है चिपको आंदोलन आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चिपको आंदोलन से कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग आराम से उत्तर दे पाएंगे। छोटे प्रश्नों की भी बात की, बड़े प्रश्नों की भी बात की। आइए नंबर 2, दूसरा आंदोलन, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स आंदोलन। देखिए, दलित पैंथर्स आंदोलन कहां से चला, सभी को हम इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के दिक्कत नहीं हो। बहुत आराम से सारी चीजें आप लोगों को याद होगी। चलिए, दलित पैंथर्स, ये पीडीएफ आप लोगों को, जैसा कि हम टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में, जो आपको ठीक लगे वहां से जुड़िए। कमेंट्स बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक तो आप लोगों को पहुंचाना ही है। और ये 18वां वीडियो है जहां तक मुझे याद है। इससे पहले के सारे वीडियो आप लोग जरूर देखें। ये अध्याय आपके 3 वीडियो में पूरा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पिछला थोड़ा बड़ा जो है लेसन था, तो उसके लिए हमने 4 वीडियो लिए। खैर, दलित पैंथर्स आंदोलन के संदर्भ में फैक्ट की यदि हम बात करें तो दलित पैंथर्स एक संगठन है दलितों का, जिसका गठन किया गया 1972 में। वर्ष याद रखने हैं। और महाराष्ट्र राज्य में। दलित पैंथर से संबंधित यदि आप लोगों से राज्य पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। और विशेष रूप से शिक्षित दलितों का यह संगठन था। शिक्षित दलितों का यह संगठन था। महाराष्ट्र के झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले दलितों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, इनकी संगठन का निर्माण किया और दलित हितों की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। दलित पैंथर्स के नेतृत्व में दलित हितों की सुरक्षा के लिए जो आंदोलन चला, उसको हम दलित पैंथर्स आंदोलन के नाम से जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1972 महाराष्ट्र शिक्षित दलितों का, शिक्षित गरीब दलितों का संगठन था, जो महाराष्ट्र की झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले लोगों का संगठन था। इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ और साझा करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के एक दलित कवि थे जिनका नाम था नामदेव डशाल। नामदेव डशाल की महत्वपूर्ण कविताओं में 2 शब्द आते हैं, एक तो सूरजमुखी फकीरों वाला, सूरजमुखी फकीरों वाला। पहला शब्द तो यह है, पिछली वर्ष बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। और दूसरा जो शब्द आता है उनकी अंधेरे की पथ यात्रा, अंधेरे की पथ यात्रा, अंधेरे की पथ यात्रा। क्यों आवश्यकता हुई दलित पैंथर्स की, उसकी हम बात करने के लिए हम नामदेव डशाल की कविता में आए गए इन 2 शब्दों से उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नामदेव डशाल ने अंधेरे की पथ यात्रा का यहां पर तात्पर्य है कि उनका समाज यानी दलितों का सदियों से, युगों से सामाजिक और आर्थिक शोषण हुआ है। अतः उन्होंने जो अंधेरे की पथ यात्रा की, अब तक जो उनकी जीवन की यात्रा थी वो अंधेरे की यात्रा थी। अंधेरा अपने आप में शोषण का प्रतीक है। अंधेरा अपने आप में एक ऐसी चीज का प्रतीक है जो अभावों का प्रतीक है। मैं कई बार कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है।
तो आप भी कोशिश करें, मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया उस लक्ष्य तक पहुंचना भी आप लोगों का जरूर होगा। तो यहां पर अंधेरे का मतलब, अंधेरे की पथ यात्रा का मतलब, दलित समाज ने अब तक की जो यात्रा की वो अंधेरे की यात्रा थी। सूरज के सामने पीठ करके उन्होंने अपने जीवन की यात्रा चली है। लेकिन अब एक सूरजमुखी फकीरों वाला, इनके हमारे मुंह को सूरज की तरफ, सूर्य का मतलब प्रकाश, विकास की तरफ मुख करने वाला एक व्यक्ति है। और उसका सूरजमुखी फकीरों वालों का यहां पर मतलब है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता। भारत के संविधान निर्माण में बी आर अंबेडकर साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सूरजमुखी फकीरों वाला का तात्पर्य है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दलितों के उद्धारक के रूप में, मसीहा के रूप में किसे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और अंधेरे की पथ यात्रा का मतलब है कि हमारा आज तक शोषण हुआ है। ये दो शब्द आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने। वापिस चलते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बात होगी नामदेव डशेल की। अब हम वापिस लौटते हैं दलित पैंथर्स पर। तो ये दलित पैंथर्स के संदर्भ में तीन जो तथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं कि दलित पैंथर्स आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। दलित पैंथर्स आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो दलित पैंथर्स आंदोलन की प्रमुख मांगे, दलित पैंथर्स आंदोलन की बहुत सी मांगे थी, जिसमें से पहली मांग ये थी कि जो समाज के अंदर जो जाति प्रथा है वो जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। क्योंकि इनका मानना था कि लंबे समय से हमारे साथ समाज में भेदभाव हुआ है, तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जाति आधारित असमानता को समाप्त करने की बात की। भौतिक संसाधनों के समुचित बंटवारे की इन्होंने बात की। संवैधानिक प्रावधानों को सही ढंग से क्रियान्वित करने की बात की। इन्होंने कहा कि छुआछूत को प्रतिबंधित कर रखा, उसके बावजूद भी आज भी हमारे साथ छुआछूत किया, जातिगत असमानता का बर्ताव समाज में होता है। साथ ही साथ महिलाओं के हितों की बात उठाई। दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता उसका मुद्दा इन्होंने उठाया। उन्होंने कहा आज भी दलितों की बस्तियां शहर के गांव के बाहर की तरफ होती है, यह मुद्दा इन्होंने उठाया। सामाजिक समानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाया। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत से मुद्दे इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से उठाए। तो उन सारी मांगों के बारे में हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए। तो नंबर एक, जाति आधारित असमानता को समाप्त करने की बात कही। जाति आधारित असमानता। देखिए, मैं पॉइंट लिख के क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पॉइंट में देना है। यही तो प्रश्न है और यही उत्तर है। जाति आधारित असमानता का विरोध। नंबर टू, सामाजिक आर्थिक शोषण, सामाजिक व आर्थिक आर्थिक शोषण का विरोध किया इन्होंने, इसे समाप्त करने की बात कही। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करने की बात कही। सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना। छुआछूत को जड़ से समाप्त करने की बात। छूत अनुच्छेद 17 के तहत निषेध है। छुआछूत को समाप्त करने की बात। इसकी आड़ में ये कहना चाह रहे थे कि जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधानों को क्रियान्वित करना। इनका कहना था कि संविधान के तहत हम लोगों को बहुत सी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, बहुत से सामाजिक न्याय के प्रावधान है संविधान में, लेकिन वो संवैधानिक प्रावधान आज भी धरातल पर लागू नहीं। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, संवैधानिक प्रावधानों को ठीक से क्या करना? क्रियान्वित करना। इसके अलावा इन्होंने मुद्दा उठाया, अगला पॉइंट कौन सा होगा? 5 हो गए। छठा पॉइंट, दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे
उन अत्याचार का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा आज भी दलितों की बस्तियां शहर या गांव के बाहर होती है, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। इनकी आज भी इनका मानना था कि दलितों के साथ जो है भेदभाव होता है। सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के मुद्दे की बात हम लोग कर चुके हैं। विशेष रूप से दलित पैंथर का सहारा क्यों लिया? क्योंकि राजनीतिक रूप से असफल रहे। और राजनीतिक रूप से असफल कैसे रहे? एक बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि दलितों ने प्रारंभ में किस राजनीतिक दल का समर्थन किया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक नंबर का प्रश्न यहां से बीच में से निकलेगा आप लोगों के। यानी कि दलितों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को प्रारंभ में समर्थन दिया, उसको यानी कि मत दिया, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी ज्यादा सफल नहीं हुई। तब दलित पैंथर्स नामक आंदोलन के माध्यम से इन्होंने आंदोलन चलाया और दलितों के हितों की सुरक्षा करने की इन्होंने बातचीत की। तो कुल मिलाकर जाति आधारित असमानता को समाप्त करने, भूमिहीन गरीब किसानों का मुद्दा इन्होंने भी उठाया। भूमिहीन गरीब किसानों का मुद्दा, भूमिहीन गरीब किसानों का मुद्दा। तो ये बहुत सी चीजें थी जो दलित पैंथर्स आंदोलन के द्वारा उठाई गई। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दलित पैंथर्स के द्वारा जो ये मांगे उठाई गई थी, इसका विशेष रूप से मराठी भाषा में कई साहित्यकारों ने इसकी बात कही थी। और ये जो दलित पैंथर्स है, इस आंदोलन की उपलब्धि क्या थी? इसकी उपलब्धि, तो उपलब्धि 1989 में 1989 में भारत सरकार ने एक व्यापक कानून बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। एक व्यापक कानून बनाया और जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया, कठोर सजा का प्रावधान। तो ये आपकी किताब में ही तय है। वैसे दलित अत्याचार अधिनियम है, अत्याचार निवारण अधिनियम है, तो ये 1990 में इसकी सफलता है। ये इसकी बड़ी उपलब्धि भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं चार मिलान करने की प्रश्न आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दलितों के संगठन की, तो दलित पैंथर्स। इस दलित पैंथर्स का गठन किया गया था 1972। इसके बाद में गठित हुआ बॉम्बसेप। बॉम्बसेप का पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। बॉम्बसेप का जो गठन है वो 1978। बॉम्बसेप का पूरा एक सेकेंड, बॉम्बसेप का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो बॉम्बसेप का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। कल का जो चूरू का पेपर हमने हल किया था, हाफ ईयरली परीक्षा का, उसमें प्रश्न पूछा गया था। बॉम्बसेप के बाद में DS4। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। संघर्ष समिति, वर्ष तो याद नहीं है, 1980 हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं। और इसके बाद में बनी बसपा, बहुजन समाज पार्टी, 1984। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बताई है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। चारों संगठन दिए जाते हैं और इनकी स्थापना का क्रम, या सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, बाद में किसकी स्थापना हुई, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे अनुसार दलित पैंथर्स आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि दलित पैंथर्स आंदोलन 1972 महाराष्ट्र में शिक्षित दलितों के द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलितों ने। इनकी विशेष रूप से नामदेव डशेल, सूरजमुखी फकीरों वाला अंबेडकर साहब, अंधेरे की पथ यात्रा, अपने समाज के ऊपर हुए अन्याय की बात। मुख्य मांगे थी जाति आधारित असमानता का मुद्दा उठाया, सामाजिक और आर्थिक शोषण, सामाजिक आर्थिक न्याय का मुद्दा उठाया, छुआछूत को समाप्त करने, संवैधानिक प्रावधानों की वास्तविक क्रियान्वयन की बात इन्होंने कही, दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, दलितों की बस्तियां आज भी गांव और शहर से बाहर होते हैं वो मुद्दा उठाया। राजनीतिक रूप से असफल हुए, इन्होंने एक राजनीतिक दल का समर्थन किया जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ज्यादा सफल नहीं हुई। तब कहीं जाकर दलित पैंथर्स के नेतृत्व में जो ये मुद्दा इन्होंने उठाया और अंततः
जो है भूमिहीन किसानों की गरीबी का मुद्दा उठाया, जातीय प्रथा को समाप्त करने का मुद्दा उठाया, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 1989 में व्यापक कानून बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आंदोलन आज हम लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों के भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी और भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। दोनों प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका यदि हम बनाएं तो भारतीय किसान यूनियन उत्तर भारत के समृद्ध किसानों का संगठन है। समृद्ध किसानों का संगठन, पहली बात, समृद्ध किसानों का संगठन, पहली बात तो यह हो गई। दूसरी जो बात आपको बताना चाह रहे वो यह है कि उत्तर भारत में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों का यह संगठन है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का यह संगठन है। 1980 के दशक में यह सक्रिय रहा संगठन है, 1980 के दशक में। और इसके नेतृत्व की बात करें तो उस समय महेंद्र सिंह टिकैत इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो यह समृद्ध किसानों का संगठन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों का संगठन, विशेष रूप से इस आंदोलन से, इस संगठन से वो किसान जुड़े हुए थे जो गन्ना और गेहूं की फसल का उत्पादन करते थे, यानी कि जो नकदी फसलों का उत्पादन करते थे। उन किसानों का जो संगठन था उसको हम भारतीय किसान यूनियन के नाम से जानते हैं। इनका एक टेलर दिखाया गया है, एक फोटो आप लोगों को दिख रहा है एक छोटी सी रैली के संदर्भ में। चलिए उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का जिला है, मेरठ जिले में जो जिला समाहर्ता का कार्यालय है, जिला समाहर्ता के कार्यालय के बाहर इन लोगों ने 3 सप्ताह तक धरना प्रदर्शन किया। कितने सप्ताह तक? 3 सप्ताह तक धरना प्रदर्शन किया। और ये जो इनका धरना प्रदर्शन था बड़ा अनुशासित था और जातिगत आधार पर इनको धन व खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो पा रही थी। ये एक मजबूत किसान संगठन के जो किसान यहां पर धरना दे रहे थे वो BKU, भारतीय किसान यूनियन के किसान थे। भारतीय किसान यूनियन के किसान थे। और ये जो भारतीय किसान यूनियन के किसान थे, इन तक लगातार खाद्यान्न और राशन सामग्री जो है पहुंच रही थी समय पर। राशन सामग्री जातिगत जुड़ाव के आधार पर जो इनकी बहुत बड़ी ताकत थी। ये तो एक टेलर के रूप में कुछ बातें हमने आपके साथ में साझा की। लेकिन मुख्यतः प्रश्न जो बनने वाला वो प्रश्न ये बनने वाला है आप लोगों के कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे कौन सी थी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे। भारतीय किसान यूनियन की मांगों की जब हम बात करते हैं तो इस किसान आंदोलन की जो पहली जो मांग थी, भारतीय किसान यूनियन की जो पहली मांगे थी, नया पेज लेना पड़ेगा हम लोगों को। भारतीय किसान यूनियन की मांगे, इनकी BKU की मांगे, BKU की मांग, पहली मांग इनकी थी। वैसे ये जो आंदोलन चला जा रहा था मेरठ में, ये जो बिजली की दर जो बढ़ाई गई थी, बिजली की जो दर बढ़ाई गई थी उस दर के विरोध में, बिजली दर के विरोध में, इनकी बढ़ी हुई बिजली दर के विरोध में यह आंदोलन चला कि बिजली क्यों बढ़ाई गई। तो भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगों के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बहुत से बिंदु निकल कर आते हैं। और इनकी सबसे पहली जो एक और बात, ये भारतीय किसान यूनियन के जो किसान थे, या लिख देना चाहिए मुझे लगता है, ये वो किसान थे जो हरित क्रांति से लाभान्वित थे। 1967 में जो हरित क्रांति हुई थी, इस हरित क्रांति से समृद्ध किसानों को ज्यादातर लाभ प्राप्त हुआ था। तो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान थे वो हरित क्रांति से लाभान्वित किसान थे, समृद्ध किसान थे। इससे आप लोग समझ सकते हैं। इनकी जो मांगों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इनकी जो प्रमुख मांग थी वो ये थी
कि गन्ना व गेहूं की जो नकदी फसल है वो उचित मूल्य में सरकार खरीदे। दूसरी इनकी मांग थी कि गारंटी शुद्ध आम लोगों को लगातार नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करे सरकार। तीसरी इनकी मांग थी कि सरकार किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करे। चौथी इनकी मांग थी कि किसानों का जो कर्ज है वो कर्ज इनको जो है माफ करना चाहिए। और इसके अलावा जो है इन लोगों ने इलाका बंदी जो जॉइनिंग की व्यवस्था थी बिहार में, जिसके कारण अकाल बहुत अधिक बढ़ा, उस जॉइनिंग की व्यवस्था को समाप्त करने की बात उठाई। आइए एक एक पॉइंट लिख देते हैं। नंबर 1, गन्ना व गेहूं जो नकदी फसलों का ही उत्पादन करने वाले किसान थे। गन्ना व गेहूं नकदी फसलें लिख देता हूं मैं, नकदी फसलें को सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। उचित मूल्य से खरीदे, पहली मांग थी इनकी ये। दूसरी मांग गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति की मांग, यानी कि कम कीमत में बिजली आपूर्ति इनको प्राप्त होनी चाहिए, गारंटी शुदा निरंतर। तीसरा, जो इलाका बंदी थी, इलाका बंदी जिसे जॉइनिंग हम कहते हैं, हमने तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल से बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। इलाका बंदी या जॉइनिंग का तात्पर्य होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार नहीं कर सकता है। एक राज्य दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार नहीं कर सकता, चाहे वहां कम या ज्यादा उत्पादन हुआ। तो इलाका बंदी को समाप्त करने की मांग थी बिहार में, इसके कारण अकाल बहुत अधिक बढ़ा, समाप्त करने की इनकी मांग थी। नंबर 4, किसानों का बकाया ऋण माफ हो, बकाया ऋण माफ करने। और अंतिम जो इनकी मांग थी, किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था, किसानों हेतु पेंशन की मांग। बहुत ढंग से ध्यान रखना, ये 5 मुख्य मांगे थी भारतीय किसान यूनियन के किसानों की। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगों को लिखिए, तब इन 5 मांगों के अनुसार आपको इस प्रश्न को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार की मांगें 2 किसान आंदोलन की चर्चा में यहां पर करना चाहूंगा। नंबर 1, शेतकारी संगठन। कल वाले पेपर में प्रश्न भी था, आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि शेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है, तब आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, और इसने कहा था कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत, ग्रामीण भारत और शहरी भारत, यानी कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को भारत का, ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा, भारत, और शहरी क्षेत्रों को क्या कहा, इंडिया। यह ध्यान रखना, प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलन को इंडिया की ताकतें, यानी कि शहरों का जो औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि अधिकतर शहरों में लोगों को रोजगार औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, औद्योगिक क्षेत्र। और ग्रामीण जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र होता है, कृषिगत क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र। संग्राम करार दिए। तीसरे पाठ में आपने कृषि बनाम उद्योग विवाद देखा था कि किस प्रकार से जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया था, तो किसानों के समर्थक जो थे, कृषि के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कृषि पर ध्यान दिए बिना भारत का विकास करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इस शेतकारी संगठन ने, जो महाराष्ट्र का था, ग्रामीण कृषि क्षेत्र बनाम शहरी औद्योगिक क्षेत्र को भारत बनाम इंडिया का नाम इन्होंने दिया था। दूसरा जो यहां से मैं बात करना चाह रहा हूं वो आप लोगों के है रैयत संगठन। ये जो रैयत संगठन, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस राज्य का आंदोलन है, किस संगठन है, कर्नाटक। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, कर्नाटक रहेगा। बहुत ढंग से इन दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, भारतीय किसान यूनियन की विशेषताओं को बताइए।
उत्तर भारत का बहुत मजबूत किसान संगठन था ये। भारतीय किसान यूनियन की मजबूती के कारण क्या थे, भारतीय किसान यूनियन की ताकत का कारण क्या था, उस ताकत को आप लोग बतानी है। तो इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। तो भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं, इस किसान यूनियन की पहली विशेषता तो यह थी कि जातिगत, यानी कि पहली विशेषता यह थी कि इस किसान आंदोलन ने सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और जेल भरो अभियान चलाया। दूसरा, जातिगत वंशगत संपर्क जाल था। एक ही जाति के लोग हुआ करते थे, उनमें आपस में वंश के आधार पर जातिगत संपर्क जुड़ाव था। उस संपर्क जुड़ाव के तहत ये लोग आर्थिक संसाधन जुटा लेते थे, राशन पानी जुटा लेते थे, जिससे कई महीनों तक ये आंदोलन कर पाते थे। तीसरा, ये सारी राशन सामग्री, खाद्यान्न लोगों को एकत्रित करना जातीय पंचायत के माध्यम से करते थे। जाति पंचायत के माध्यम से आपस में इन सब लोगों का जुड़ाव था, तो इस जुड़ाव के कारण ये लोग एकत्रित हो पाते थे। नंबर 3, भारतीय किसान यूनियन की जो अगली जो मजबूती का जो कारण था, वो कारण था कि ये लगभग समृद्ध किसान थे। और समृद्ध किसान थे तो आप लोग जानते हैं कि उन किसानों को ज्यादा कोई आर्थिक परिस्थितियों की दिक्कत थी नहीं। राजनीतिक दलों से इन्होंने अपने आप को दूर रखा, राजनीतिक दलों से अपने आप को इन्होंने दूर रखा और एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया, एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। यही कारण था कि 1980 के दशक का सबसे सफल ये जो है किसान आंदोलन था। मैं लिख देता हूं एक एक पॉइंट को। नंबर 1, रैली, धरना, प्रदर्शन व जेल भरो अभियान। जेल भरो अभियान के माध्यम से इन्होंने सरकार को दबाव में लेने की कोशिश की। कई जिलों में इन्होंने, मेरठ का उदाहरण हमने देखा, कई जिलों में इन्होंने रैलियां निकाली। दिल्ली जैसे महानगर में भी किसानों ने जो आंदोलन किए, जो रैली निकाली, जो धरना प्रदर्शन किया, वो इसके तत्वाधान में किया। तो ये इनकी एक बड़ी ताकत हम लोग कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन की, जिसको हम भारतीय किसान यूनियन की एक विशेषता हम लोग कहेंगे। रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान के माध्यम से सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश की। दूसरा, जातिगत वंशगत संपर्क जाल, जातिगत वंशगत संपर्क जाल इन लोगों में आपस में था, क्योंकि सभी एक ही जाति के लोग थे, एक ही वंश के लोग थे, तो आपस में जुड़ पाते थे। आपस में बड़ी आसानी से ये लोग एक दूसरों को इकट्ठा कर लेते थे। कुछ ही समय में लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हो जाते थे और महीनों महीनों भर ये आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। जातिगत वंशगत संपर्क जाल के कारण भी खाद्य सामग्री, राशन सामग्री आदि इनको बड़ी सुविधा से उपलब्ध हो जाती थी और कभी भी धन की कमी नहीं आती थी। इसके कारण ये इतना मजबूत किसान संगठन था। और ये सारी कुछ चीजें होती थी जातीय पंचायत के माध्यम से। जाति पंचायत के माध्यम से ये सब आपस में जुड़े हुए थे। हम कह सकते हैं कि इनके बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता था। तो सारे लोग आपस में परिचित थे एक दूसरे से। तो जातीय पंचायत के माध्यम से ही इन्होंने अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया। चौथी विशेषता इनकी थी कि राजनीतिक दलों से इन्होंने अपने आप को दूर रखा, राजनीतिक दलों से दूर रखा, राजनीतिक दलों से दूर रखा और एक दबाव समूह के रूप में काम किया और अपनी ताकत के बूते, अपनी संख्या बल के बूते, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, संख्या बल के आधार पर इन्होंने सरकार को झुकाया और कई बार सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए ये लोग सफल हुए। यही कारण है कि 1980 के दशक का ये भारत का सबसे सफल और सबसे मजबूत जो है संगठन था, जिसको हम बीकेयू के नाम से जानते हैं। ये जो बीकेयू है, ये विशेष रूप से भारत के समृद्ध राज्यों का किसान आंदोलन था, क्योंकि इस भारतीय किसान यूनियन के जो किसान थे वो नगदी फसलों का उत्पादन करते थे, न कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। समृद्ध किसानों का संगठन था, जिसने हरित क्रांति से अधिकतम किसान, ये लोग लाभान्वित होने वाले किसान थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज दे रखी है,
1991 में जब 1995 में WTO की स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 1995 को, तो भारतीय किसान आंदोलन के जो नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, इन्होंने सरकार को ये कहा था, राष्ट्रीय संयोजन समिति के संयोजक उस समय थे एम युद्धवीर सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को ये चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जो है कृषि को WTO से बाहर नहीं रखा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, मार्च में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करके सरकार पर दबाव डालेंगे। तो कुल मिलाकर BKU पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ था कि कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इन तीनों आंदोलनों से आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और आप लोगों के पास में PDF पहुंच जाएगी। PDF को आप लोगों को कैसे ओपन करना है, फोन को ऐसे रखे, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखना है ताकि पूरी PDF आप लोगों को दिखेगी। आपकी स्क्रीन भी ऐसे होनी चाहिए ताकि पूरी PDF आप लोगों को दिखे। तो पूरी PDF अभी हम लोग इस कक्षा के ठीक बाद में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दे देंगे। आप उनसे जरूर जुड़े, लगातार अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से आप लोगों का स्नेह बना रहे हैं। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने वाले आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। कक्षा 12 और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, विशेष रूप से NCERT जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।